अगेन ए गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज दिन है 13 अगस्त 2022। आज वार है, शनिवार। और आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। लाइफ इज़ नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बट ए रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस्ड। तो लाइफ जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड लाइफ को लेके क्या है। यदि आप अपनी लाइफ को बड़ा कॉम्प्लेक्स समझते हैं, एज ए प्रॉब्लम की तरह इसको लेते हैं हमेशा, तो आप सॉल्यूशन खोजते ही रह जाएंगे, सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। बट यदि इसको आप एक एडवेंचर की तरह लेते हैं, इसको आप एक एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं, इसको आप एक गिफ्ट की तरह लेते हैं, तो आप काफ़ी इन्जॉय करोगे। तो इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, कि आप किस तरीके का एटीट्यूड अपना रखते हैं अपनी लाइफ को लेके, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइड में इमेज जो है वो है ऋषभ और रितेश की। ये वो दो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने मेंटर किया, और दो स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया ईपीएफओ ईओ एओ एग्ज़ाम के लिए। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे टाइम के बाद रिजल्ट आया है और दोनों का ही लिस्ट के अंदर नाम है। तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, और इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस सफलता के लिए। और ये पूरी तरह से डिजर्व करते हैं इस सफलता को, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और हमारे लिए भी अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट मेंटरशिप थी जो मैंने की। दो लोगों को मैंने मेंटर किया और दोनों का सिलेक्शन हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो इंडिया और मलेशिया ने 4 दिन की एक एयर एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो ये एक्सरसाइज जो है, इसका नाम हम देख लेते हैं पहले। 4 दिन की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो एक्सरसाइज का नाम है उदार शक्ति। विद द रॉयल मलेशियन एयरफोर्स जो है वो इसमें पार्ट ले रही है, RMAF, ठीक है। और क्वांतन करके जगह है, वहाँ पे ये बेस है, वहाँ पे वहाँ से ये पार्ट ले रही है। वहीं पे IAF जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है हमारी तरफ से। जो SU सुखोई 30 MKI पार्ट लेगा और C-17 एयरक्राफ्ट पार्ट लेगा इसमें। वहीं पे RMAF की तरफ से SU-13 MKM पार्ट लेगा, एयरक्राफ्ट है ना। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो काफ़ी फैक्चुअल है, याद रहने के लिए ज़रूरी है याद रखना इसको। तो आपको एक्सरसाइज का नाम याद रखना है पहले तो, उदार शक्ति, ठीक है। और मलेशिया और इंडिया के बीच में है, एयर एक्सरसाइज है, 4 दिन की रहने वाली है, बायलैटरल एक्सरसाइज। तो जब मलेशिया का नाम आया तब मलेशिया को हम थोड़ा देख लेते हैं मैप के अंदर। तो देखो ये मलेशिया है, तो आपको पता है ये बोर्नियो आइलैंड है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड। यहाँ पे इंडोनेशिया का भी पार्ट है, मलेशिया भी है, ब्रूनी भी यहाँ पे है। तो मलेशिया जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दो आइलैंड्स के ऊपर, दो जगह पे पाया जाएगा एक तरह से ये मलेशिया जो है। तो एक तो यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे भी मलेशिया है। काफ़ी टूरिस्ट हॉट स्पॉट भी है मलेशिया, और काफ़ी अपना सिग्निफिकेंस रखता है साउथ ईस्ट जो नेशंस है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। और ये बोर्नियो आइलैंड है, ये आपको पता है इंडोनेशिया है, ये सुंडा आपका स्टेट है ही। तो आपको ध्यान रखना है कि मलेशिया से कोई लाइन नहीं गुजर रही है एक्चुअली में। यदि हम बात करें लाइन की, तो ये नहीं जा रही है 0 डिग्री लाइन, ठीक है। इंडिया से आपको पता है जो लाइन गुजर रही है उसका। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। तो मलेशिया को और थोड़ा हम करीब से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो थोड़ा कैपिटल्स को देख लेते हैं हम। तो जो वियतनाम ऊपर आपको दिख रहा है, इसकी जो कैपिटल है वो हो ची मिन सिटी है, जो आपको याद रखना है। कंबोडिया की कैपिटल भी आपको देख लेनी है, बैंकॉक जो है वो आपको थाईलैंड की कैपिटल के बारे में ध्यान रखना ही है, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कुआलालंपुर काफ़ी फेमस है, ठीक है। और ये मलेशिया है, और ये कुआलालंपुर रहा एयरपोर्ट वगैरह। और काफ़ी ब्रूनी अलग है पूरी तरह से, है ना। बोर्नियो के ऊपर एक तरह से 3 कालीमंथन बोलते हैं इसको। और बोर्नियो आइलैंड जो है उसके ऊपर ये 3 कंट्रीज जनरली देखी जाती है। एक तो इंडोनेशिया देखा जाता है, एक मलेशिया देखा जाता है, और एक ब्रूनी को भी देखा जाता है। तो इस तरह से मलेशिया की इंपॉर्टेंट सिटीज़ और सबके बारे में बताया है, और यहाँ नीचे इंडोनेशिया आ ही जाता है। तो इसमें इस तरह से हमने मैप को देख लिया है मलेशिया की न्यूज़ को देख के। अब हम देखते हैं, सेंटर ने स्टार्ट किया है एक स्कीम को रिहेबिलिटेट करने के लिए बेगर्स को। तो ये स्कीम जो है वो 75 म्यूनसिपलिटीज़ के ऊपर ये फोकस कर रहा है, जो प्रोजेक्ट है वो। तो यहाँ पे स्माइल 17 को आपको याद रखना है। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने फ्राइडे को लॉन्च किया है स्माइल 75। ये इनिशिएटिव है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सनस इंगेज इन बैगिंग इन 75 आइडेंटिफाइड म्यूनसिपलिटीज एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसी वजह से इसका नाम 75 रख दिया है। स्माइल की फुल फॉर्म आपको देख लेनी है। स्माइल पर जो प्रोजेक्ट पहले से ही चला आ रहा है उसी के अंडर ये स्कीम चलाई है इन्होंने एक, और इसका पूरा फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, इसका नाम है। और 100 करोड़ की इसके लिए फंडिंग दी गई है, 2025-26 तक ये चलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है फॉर बेगर्स, ठीक है।
देख लेना है इसको मेजरली क्या है। अंडर द स्माइल 75 इनिशिएटिव 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस विल अंडरटेक कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स इंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग इन स्पिरिट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ फ्रीडम जो हमको मिली है उसके रिगार्डिंग, तो उसी से इसके स्कीम का नाम भी ड्रॉ हो रहा है 75, और 75 म्यूनसिपलिटीज़ के अंदर ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और ये बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो उसके ही अंदर ही आ रही है, 100 करोड़ की इसकी पूरी फंडिंग है। ओके, तो इसको आपको देख लेना है। और जो मिनिस्ट्री है उसका आपको पता रखना ही है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम। गवर्नमेंट टू इन्यूमरेट पीपल हु क्लीन सीवर्स, तो जो सीवर्स को क्लीन कर रहे हैं उनके नंबर्स की संख्या को पता करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है कि 351 लोगों की डेथ हो गई है अब तक ये जो सीवरेज क्लीनिंग वगैरह होती है उसके अंदर। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर ही आता है पूरा प्रोग्राम। इसमें हुआ क्या है, 351 डेथ्स अब तक हो चुकी हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। अब थोड़ा डिस्टिंक्ट करने की बात की जा रही है, ड्राइंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस वर्क, मतलब जो आपका सीवर का जो क्लीनिंग का वर्क है और मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है, दोनों में डिफरेंस किए जाने की, और मैकेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके लिए स्कीम भी आ रही है। तो देखो, मिनिस्ट्री ड्रॉज डिस्टेंशन बिटवीन द स्वीवर क्लीनिंग एंड मैनुअल स्क्वेंजिंग, इनके अंदर मतलब कि डिफरेंस क्रिएट करने की बात चल रही है, और बिल्कुल इनको एम्बिग्यूटी को दूर करने की बात चल रही है यहाँ पे। तो इसके लिए एक नमस्ते करके स्कीम चल रही है, आपको अच्छे से को याद रखना है, एग्जाम में आ सकती है। तो ये है क्या कि अर्बन सिटीज़, तो ये अमृत स्कीम, अमृत जो सिटीज़ है, अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन जो 500 के अंदर है चल रहा है, वहाँ पे हमें नमस्ते के ऊपर फोकस करना है पहले। तो देखते हैं हम नमस्ते की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो जितना भी अब तक मैन्युअली होता था सीवरेज क्लीनिंग का वर्क, उसको मैकेनाइज करने की कोशिश चल रही है, और पूरी तरह से मैकेनाइज के लिए उसके लिए सब्सिडी दी जा रही है, फंडिंग दी जा रही है, प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, और पूरा कन्वर्ट किया जा रहा है साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ कि इसको मैनुअल स्क्वेंजिंग से हटा के पूरी तरह से मैकेनाइज कर दिया जाए, ताकि जो इस तरीके की डेथ होती है और जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अनडिग्निफाइड वर्क होता है, उससे लोगों को बचाया जा सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में चल रही है। तो जो नमस्ते स्कीम है उसको थोड़ा और हम जानते हैं। तो ये अंडरटेकन जॉइंटली बाई, नमस्ते स्कीम जो है वो अंडरटेक की गई है जॉइंटली बाई। तो नमस्ते पहली बात तो मैकेनाइजेशन करना है, मैकेनाइज करना है सैनिटेशन को, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, और फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, दोनों का कंबाइंड इनिशिएटिव है नमस्ते जो स्कीम है, तो ये भी आ सकता है, आपको स्पेशली याद रखना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट जो है इसमें काफ़ी फंडिंग वंडिंग के बारे में भी आपको देख लेना है। तो इसमें नमस्ते प्रोग्राम के बारे में क्या देखते हैं, द गवर्नमेंट है डेवलप द नमस्ते स्कीम नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम टू क्लीन सेप्टिक टैंक्स एंड सीवर्स। तो जो सीवरेज वगैरह आपका सीवर्स वगैरह है उनको, सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए स्कीम चल रही है। द स्कीम इज जॉइंट वेंचर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इनका कंबाइंड ये पूरा एक इनिशिएटिव है, आपको याद रखना है इसके बारे में। अब आ रहे हैं कि ये भी काफ़ी रूमर फैला हुआ था एक तरह से, तो इन्होंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, इस एम्बिग्यूटी को खत्म कर दिया है, इस रूमर को खत्म कर दिया है। नो जीएसटी ऑन द हाउस रेंट फॉर द पर्सनल यूज। तो इसमें सिंपल सी न्यूज़ में यही लिखा हुआ है कि ये क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने कि कोई भी जीएसटी वीएसटी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि किसी को आप किराए पे अपना मकान देते हो पर्सनल यूज़ के लिए। हाँ, बट यदि किसी बिजनेस को आप देते हो तो फिर वहाँ पे जीएसटी लगेगा। तो यही यहाँ पे क्लियरिटी, क्रिस्टल क्लियर इस बात को किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग फिर दोबारा हम थोड़ा जीएसटी को देख लेते हैं। तो जीएसटी जो वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन द मोस्ट गुड्स सर्विस सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन ध्यान रखना ना, जीएसटी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही है। द जीएसटी इज पेड बाय द कंज्यूमर्स बट इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेसेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी बिल के बारे में थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। तो ये 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल 122 अमेंडमेंट बिल था ये। ठीक है, एक्ट और बिल में अंतर होता है, तो बिल जो था वो 122 नंबर का था ये, है ना। दिस गॉट एन अप्रूवल ऑफ इन 2016 एंड वाज री नंबर्ड इन द स्टेट्यूट बाय द राज्यसभा। द कॉन्स्टिट्यूशन 101वां अमेंडमेंट ये हो गया 2016 के अंदर हो गया, लेकिन इफेक्ट में आया था 1 जुलाई 2017 से। इसको भी आपको याद रखना है ना। तो इसमें क्या किया गया है कि सेंट्रल जीएसटी टू कवर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, और स्टेट जीएसटी में क्या होता है, वैट और लग्जरी टैक्स वगैरह को इंक्लूड कर लिया जाता है। इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आर्टिकल 246A के अंदर स्टेट है पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विस, इस चीज़ को आपको याद रखना है। 246 जो आर्टिकल है उसमें स्टेट्स के अंदर पावर होती है टू टैक्स गुड्स एंड सर्विस। उसी तरह से 279 जीएसटी काउंसिल को भी अब देख लेते हैं हम। तो आर्टिकल 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल की बात की गई है, टू बी फाउंड बाय द प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्ट्रेट एंड गवर्न जीएसटी। तो इसलिए जीएसटी काउंसिल की बात की गई है 279A आर्टिकल के अंदर। इट इज
सॉरी, इट्स चेयरमैन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें जो इसका चेयरमैन होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, इसके जो मेंबर्स होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर से मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, स्टे नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स मेंबर्स, तो मतलब इस तरह से ये पूरा इसका कॉन्स्टिट्यूट होगा। द काउंसिल इज डिवाइड इन सच ए वे दैट द सेंटर विल हैव 1/3 वोटिंग पावर, स्टेट का 2/3 वोटिंग पावर होगा, और डिसीजन आर टेकन बाई 3/4 मेजोरिटी। तो मतलब सेंटर की तुलना में स्टेट को ज़्यादा पावर दिया गया, 3/4 मेजोरिटी के साथ इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ को हम देख लेते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है वह है 29 एलिफेंट्स पोचिंग केसेज इन 3 ईयर्स। तो काफ़ी ज़्यादा 29 केसेज आ चुके हैं पोचिंग के, एलिफेंट पोचिंग के। इसके लिए माइक स्कीम भी चल रही थी एक, आप कमेंट में बता सकते हो कि माइक स्कीम कब लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो अभी 90 केसेज जो हैं वो टस्क व आइवरी को भी सीज किया गया है, तो उसके भी हैं। तो ये फॉरेन मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर बताया है, और 29 केसेज जो है पोचिंग के आ चुके हैं। ये क्लियरिफिकेशन दिया है लोकसभा के अंदर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट है उन्होंने। तो सबसे ज़्यादा जो केसेज है वो मेघालय के अंदर पाए गए हैं, है ना। और इसमें बस यही बताया गया है। और सो इसमें जो इम्पोर्टेंट इसके अलावा चीज़ बताई गई है वो यही है कि हम देख लेते हैं कि अब एलिफेंट के बारे में, कि एलिफेंट का स्टेटस इंडिया में कैसा है। तो सबसे ज़्यादा एलिफेंट कर्नाटका के अंदर है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर एलिफेंट्स की संख्या लगभग 40,000 के आसपास बताई जाती है। वहीं पे अफ्रीका में एलिफेंट्स की संख्या 4 लाख है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर एलिफेंट्स की संख्या 40,000 बताई जाती है। सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट्स है वो कर्नाटका के अंदर हैं, आप देख सकते हो। सेकंड नंबर पे असम आता है। तो साउथ इंडिया में कर्नाटका में काफ़ी है, फिर सेकंड नंबर पे असम आता है, थर्ड नंबर पे केरल आता है, चौथे नंबर पे तमिलनाडु आता है। तो साउथ का बोलबाला काफ़ी है, 4 जो टॉप के हैं उनमें से 3 साउथ में ही हैं, और फिर असम में 5719 आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है एलिफेंट के बारे में। कभी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट हैं। अभी यूएस और इंडोनेशिया के बीच में एक मिलिट्री डील हुई है, हालांकि हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी वजह से लोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है वर्ल्ड अफेयर्स की वजह से। तो लोकेशंस को हम देख लेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सुपर गरुड़ा शील्ड एक्सरसाइज चल रही है। ये काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें पार्ट ले रही हैं, काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ है ऑब्जर्वर के तौर पे भी इसके अंदर आ रही हैं। और यूएस की एक तरह से चाइना इसको अपोज कर रहा है कि भाई आप इस इंडो पैसिफिक के अंदर आके और अपनी हेजमनी शो कर रहे हो हमारे रीजन के अंदर आके। तो चाइना काफ़ी हद तक इसको अपोज कर रहा है, लेकिन यूएस, इंडोनेशिया और अदर कंट्रीज जो है इसको एक तरह से इस तरह से ले रहे हैं कि जो आपका नेविगेशन, फ्री नेविगेशन होता है उसको, और जिस तरह से हेजीमनी दिखा रहा है साउथ चाइना सी के अंदर चाइना, ठीक है, उन सब चीज़ों को ब्रेक करने के लिए इस एक्सरसाइज को मतलब करवाया जा रहा है। इस तरह से इस लाइमलाइट में लिया जा रहा है इस एक्सरसाइज को, यूएस, इंडोनेशिया, अदर कंट्रीज़ के द्वारा। चाइना इसको अपोज कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लोकेशन। तो पता है कि ये पूरा इंडोनेशिया है। देखो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे जो मतलब क्या है, ये आपको पता है बोर्नियो था, हमने देखा था। ठीक है, कालीमंतन था ही। यहाँ पे अभी अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर रहे हैं ईस्ट कालीमंतन के अंदर। ईस्ट कालीमंतन में इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को लेके जा रहा है जकार्ता से, क्योंकि काफ़ी हद तक जो कैपिटल है वो जकार्ता पानी में डूबने की संभावनाएं बढ़ रही हैं इस वजह से। तो ये पूरा जो रेड है वो इंडोनेशिया है, और यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज वगैरह चल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखने का मौका हमको इससे मिल जाएगा, तो उनको हम देख लेते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली बात तो देखो ये जकार्ता है जो जो कैपिटल थी इंडोनेशिया की, अभी लेके जा रहे हैं कालीमंथन में, बोर्नियो आइलैंड के ऊपर अपनी कैपिटल को। हमने मलेशिया पहले देख ही लिया था, पहले भी मलेशिया को हमने देख लिया है। ठीक है, ये कुआलालंपुर जो है कैपिटल हो ही जाती है। सिंगापुर यहाँ बिल्कुल जॉइंट पॉइंट पे ऊपर आता है। ये सुंडा स्ट्रेट है पूरा, ये सुंडा आइलैंड्स बोले जाते हैं, और ये काफ़ी नैरो स्ट्रेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। ये पूरा पार्ट इंडोनेशिया का हो ही जाता है। अब यहाँ पे भी आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि यहाँ पे आपका ऊपर ब्रूनी आता है। ठीक है, ये पूरा फिलीपींस है, ये वियतनाम है, ये मैंने पहले भी देख लिया था। यहीं पे बांडुंग जो कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी फेमस कॉन्फ्रेंस है, जो कि हुई थी पहले, उसका भी आपको याद रखना। ये सुमात्रा जो है वो आइलैंड है, जावा आइलैंड है। ठीक है, जावा आइलैंड के ऊपर J4 जकार्ता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अभी अब शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जा ही रहे हैं, आपको पता ही है। तो ये बोर्नियो आइलैंड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो जाती हैं, और यहाँ से इक्वेटर वाली लाइन गुजर रही है ऊपर से, है ना। तो ये एक तरह से सुमात्रा से गुजर रही है और बोर्नियो से भी जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। साउथ चाइना सी यहाँ पे है। तो एक तरह से यहाँ पे जो एक्सरसाइज हो रही है इसका पर्पज़ यही है कि ये जो साउथ चाइना सी में हेजीमनी चाइना शो कर रहा है, उस हेजीमनी को कैसे भी ब्रेक किया जाए, और इक्विटेबल शेयरिंग की बात की जाए वाटर की। ठीक है, और सिंगापुर काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, काफ़ी मीडिएटर आर्बिट्रेटर की तरह काम में लेता है, काम मतलब कि सिंगापुर पार्ट लेता है, क्योंकि अपने आप को काफ़ी निष्पक्ष मानता है सिंगापुर बहुत सी चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी जो हमने देख ली है। ठीक है, ये लेसा सुंडा आइलैंड हो गए, ये सुंडा आइलैंड से सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुलावेसी आइलैंड है, काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड्स है जो कि खतरे में रहते हैं अभी। यहाँ पे
ऑस्ट्रेलिया के आसपास यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनके अंदर की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है सी लेवल राइज होने की वजह से उनके अंदर डूब जाने का। तो इनको थोड़ा सा देख लेना ज़रूरी है, तो मैप में आप देख सकते हो इनको। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंडिया नाटो के अंदर अभी मतलब 2-3 दिन पहले कुछ टॉक्स चल रही थी, इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ भी थी। तो इसी रिगार्डिंग एमईए ने कुछ क्लेरिफिकेशन दिए हैं कि भाई हमारी नाटो से बातचीत चल रही है और हम नाटो से अपनी जो भी मतलब कि बातचीत को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो ये डायलॉग जो स्टार्ट हुआ था नाटो के साथ दिसंबर 2019 में, उसके रिगार्डिंग ही कोई न्यूज़ चल रही थी, तो इसी वजह से ये न्यूज़ इन्होंने क्लियरिफाइड की है। तो इसमें आपको यहाँ से जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट निकालनी है, नाटो के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, नाटो को हम पढ़ चुके हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटो है उसको हमने देख लिया है। यहाँ पे हमको देखना है कि इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर जो है नेटो का हेडक्वार्टर है। इस चीज़ को यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। पहली बात तो देखो ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम के अंदर, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानने लायक है नहीं जिसको हमको देखना है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बता रही है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी पोजिंग चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। तो हमारे जो विदेश मंत्री है शंकर जी, जयशंकर जो हैं, उन्होंने बोली है लाइन एक तरीके से कि जो वॉलेटिलिटी आ रही है यूक्रेन और रशिया के वॉर से, और जो पूरा फ्रेजाइल सिस्टम बना हुआ है उसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी एक बड़ी वार्तालाप हुई है जयशंकर जी से, उन्होंने बहुत कुछ क्लियरिफाइड किया है इसके ऊपर। तो उन्होंने सबसे पहले तो यही बात की है कि चैलेंज तो है, इन्फ्लेशन की संभावनाएं भी हैं क्योंकि बहुत सारी वॉलेटिलिटी आ रही है, प्राइस वॉलेटिलिटी है, फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है प्राइस वॉलेटिलिटी को लेके। जैसे ऑयल, स्टील, मेटल, सेमीकंडक्टर, फूड ग्रेन्स वगैरह में इन फ्यूचर बड़ी ही अनसर्टेनिटी है कि प्राइस किस तरह से वेरी करेगी, क्योंकि यूक्रेन और जो रशिया है दोनों ही अभी में वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा बॉटलनेक, सप्लाई चेन बॉटलनेक क्रिएट हो गए हैं। और इसकी वजह से फूड ग्रेन्स के ऊपर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि फूड ग्रेन्स की बहुत बड़ी ये एक्सपोर्टर है यूक्रेन और रशिया दोनों ही। उसके अलावा भी बहुत सारी सेमीकंडक्टर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि एक ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये नो डाउट कि इन्फ्लेशन हमारी कंट्री के अंदर भी ला सकता है, तो फ्रेजाइल कंडीशन हो सकती है और फिर नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशू भी इन फ्यूचर क्रिएट हो सकते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, है ना। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी में इन्होंने इसी चीज़ को साइड किया है। बाद में फिर इन्होंने चाइना के ऊपर भी बात करते हुए बोला है कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसमें भी सिचुएशन काफ़ी फ्रेजाइल है। चाइना काफ़ी हमारे साथ है, जो मतलब कि हमारे यहाँ पे इन्वेजन कर रहा है एक तरह से, इनडायरेक्टली मतलब फोर्सफुल इन्वेजन सा हो रहा है उनका। और कहीं पे भी कोई मतलब ऐसा नहीं कि हमारे बीच के रिलेशन ठीक हैं, अच्छे रिलेशन नहीं है। जयशंकर ने साफ साफ बोला है, एज आई हैव सेड इन द पास्ट आवर रिलेशन इज़ नॉट नॉर्मल, इट कैन नॉट बी नॉर्मल इफ़ दी बॉर्डर सिचुएशन इज़ नॉट नॉर्मल। तो बॉर्डर सिचुएशन नॉर्मल होगी तो ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता है। तो चाइना के ऊपर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी यहाँ पे दी है। तो ये जयशंकर ने यहाँ पे बताया है कि काफ़ी इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी हमारी इम्पैक्ट हो रही है। सॉरी, यदि मैंने इंटरनल सिक्योरिटी बोल दिया है तो दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी ना। तो नेशनल सिक्योरिटी हमारी हैम्पर हो रही है और साथ ही साथ में चाइना के साथ भी हमारा इशू बन रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव लाइट में नहीं लिया जा सकता है, मतलब नेगेटिव ही इम्पैक्ट है उसका। हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है चाइना से, इन्होंने ये स्वीकार किया है जयशंकर ने, क्योंकि जब तक बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो सकती है तब तक हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। ओके, तो ये न्यूज़ थी। अब आज के एडिटोरियल्स को हम देख लेते हैं। 2 एडिटोरियल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। पहला है नेवर एंडिंग फाइट। तो ये नेवर एंडिंग फाइट के बारे में क्या एडिटोरियल है, फ्री स्पीच इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट फ्रॉम दी रिलीजियस एंड कास्ट ग्रुप्स। तो इसमें यही है एक्चुअली में कि जो इसकी सेंट्रल थीम है इस एडिटोरियल की, वो ये है कि बहुत सारे पब्लिक ग्रुप्स, ठीक है, जो होते हैं रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, वो कुछ पब्लिश कर दिया जाता है तो उसको लेके और फिर केस फाइल कर देते हैं, एफआईआर फाइल करवा देते हैं, फिर उसमें फिर बाद में वर्डिक्ट देना होता है। तो इसमें पुलिस जो होती है वो भी काफ़ी प्रोएक्टिव सी होती है और इसको काफ़ी हाईलाइट पे लेती है, अपर हैंड पे लेती है। इस तरीके का कोई केस आता है तो सेंसिबिलिटी के साथ लेती है और कुछ ज़्यादा ही सेंसिबिलिटी के साथ ले लेती है। और इससे काफ़ी बार एक्चुअल में फ्री स्पीच जो होती है उसको वो कर्टेल होती है, फिर आगे लोग अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियरली पुलिस को भी समझना होगा कि कौन से केस किस एरिया में, आईपीसी के किस एक्ट के अंदर कौन सी फीलिंग के साथ आते हैं, कैसे रजिस्टर होने चाहिए, क्या ग्राउंड होना चाहिए, उसको क्रिस्टल क्लियरली समझने की ज़रूरत है। काफ़ी बार ये मतलब कि हैम्पर कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, लोगों के अंदर एप्रीहेंशंस क्रिएट हो जाते हैं विदाउट एनी रीजन, मतलब कि उनके इंटेंशंस नहीं होते हैं फिर भी एफआईआर हो जाती है किसी रीजन की वजह से। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हैम्पर हो रही है, तो कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए टाइम टाइम पे, और कैसे भी मेक श्योर पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को सबको करना चाहिए कि इस तरीके की हैम्परिंग ना हो फ्रीडम ऑफ स्पीच की, क्योंकि वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो हमको डिफरेंस रखना पड़ेगा कि कहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो इम्पैक्टेड हो रही हैं सच में लोगों की, और कहाँ पे बस इसको बताया जा रहा है, हो नहीं रही हैं।
कहाँ पे मालाफाइड इंटेंशंस हैं, कहाँ पे नहीं है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा क्रिस्टल क्लियरली। तो उसमें यही बताया गया है कि जैसे सेक्शन 295A होता है आपका आईपीसी का, तो इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन 1957 टू दैट, मतलब इसमें बोला गया है साफ साफ कि जो सेक्शन 295A जो इन्वॉक होगा ना, वो तभी इन्वॉक होगा, इट ओनली पनिशेज द एग्रीवेटेड फ्रॉम ऑफ इंसल्ट टू द रिलीजन। जब एग्रीवेटेड है, अभी जैसे महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भी 295A लगा दिया गया था, उनकी कोई एक इमेज थी जो कि किसी माता की इमेज थी एक तरह से, जो उनकी पब्लिश हुई थी। तो ऐसा कोई उनका इंटेंशन नहीं था किसी की फीलिंग्स को मतलब कि हर्ट करना, तो फिर उसमें इंटरवीन करते हुए कोर्ट ने बाद में इनको वहाँ से निकाला था। तो इस तरह से इससे काफ़ी हद तक क्रिएटिविटी का भी लॉस होता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी लॉस होता है। एज़ फार एज़ कि कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन को मतलब सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाना, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, तो ये इन्वॉक नहीं होना चाहिए सेक्शन, है ना। तो यही बोला गया है, ओनली पनिशेज दैट एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द इंसल्ट टू द रिलीजन। जब एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द इंसल्ट टू द रिलीजन होगी तभी जाके पनिशमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने विदाउट एग्रीवेटेड और मालाफाइड इंटेंशंस के वो कि इंसान ने केवल अपने आप को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, केवल अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को और अपनी क्रिएटिविटी को शो किया और आपने उसकी तरफ केस कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैन समथिंग इज डन विद ए डेलिब्रेटेड एंड मैलिशियस इंटेंशंस टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग ऑफ द क्लास, तभी ये सेक्शन इन्वॉक होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये आगे बोल रहे हैं, हाउएवर हो क्या रहा है इन प्रैक्टिस ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स यूज सम images lied to themselves as a pretext to infringe the right of freedom of speech and expression by objecting to the films। तो मतलब यही पता चला कि लोग कुछ, यदि कोई फिल्म आती है, कोई मूवी आती है, कोई प्ले आता है, कोई पब्लिक परफॉर्मेंस आती है, उसमें यदि कोई इंसान अपने आप को शो करता है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है और एक इमेज लेके आता है, तो उसको भी वो इस तरह से लेते हैं कि दिस इज वॉर ऑन आवर रिलीजन, है ना, और फिर उसके लिए वो एफआईआर वगैरह करने चले जाते हैं। तो और पुलिस भी इसमें क्या होती है, ग्रेटर क्रीडेंस देती है इस तरीके की चीज़ों को, और फाइनली इसको रजिस्टर कर लेती है, और पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए, जो कि मतलब कि कुछ ज़्यादा ही कॉशियसनेस पुलिस शो कर देती है इसके अंदर, जो कि सही नहीं है, ये बताया जा रहा है। बाद में एंड क्लेम डाउन ऑन द स्क्रीनिंग ऑफ द परफॉर्मेंस अदर देन प्रोटेक्ट फ्री स्पीच। तो फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करने की बजाय उस स्क्रीनिंग को ही रुकवा दिया जाता है, ठीक है, ये मानते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर इंपैक्ट हो जाएगा। तो इससे काफ़ी हद तक आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपकी क्रिएटिविटी का लॉस हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू इंटरवीन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए टाइम एंड अगेन टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, बट ऑफन सच रिलीफ्स कम आफ्टर ए डिले। लेकिन होता क्या है कि जब सारा काम हो जाता है, वो स्क्रीनिंग होनी होती है, वो हो नहीं पाती है, बाद में जाके डिसीजन आता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच का लॉस इस दौरान हो जाता है, ठीक है। तो बुक की पब्लिशिंग रुक जाती है, थिएटर्स वगैरह के अंदर भी चीज़ें हो जाती है, तो इस तरीके की मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये गलत हो रहा है। तो इसको किसी भी तरह से रोकने की रिक्वायरमेंट है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर करने की रिक्वायरमेंट है, यही बात यहाँ पे बताई जा रही है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये काफ़ी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये है जो न्यूज़ है। अभी देखो कितनी पॉपुलेटेड ये स्ट्रीट्स हैं, एक्चुअली में ये मदुरई की कुछ स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे कि अब बैन कर दिया गया है, एक तरह से टेम्परेली स्टॉप कर दिया गया है दिवाली तक मिनी बसेज के ट्रैवलिंग को अंदर, है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो चुकी हैं जो आपकी गलियाँ हैं वो। तो यहाँ पे देखो यूएन की एक पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 फोरकास्ट किया है इस रिपोर्ट ने इंडिया को, कि इंडिया सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाला है 2023 में, सरपास कर जाएगा चाइना को विद 140 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है। इंडिया हैज़ नाउ 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज पर द लेटेस्ट WPP। इंडिया विल रीच 150 करोड़ बाई 2030 और 166 करोड़ बाई 2050। तो मतलब 17.5% ऑफ द पॉपुलेशन का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का शेयर है, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग अभी 800 करोड़ पहुंच चुकी है, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो अराउंड ये 17.5% पॉपुलेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन की, ओके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2030 तक 150 करोड़ पहुंच जाएगी, 2023 में हम चाइना को सरपास कर जाएंगे और 2050 तक ये 166 करोड़ पहुंच जाएगी। तो फिर बाद में बताया गया है, और मतलब इस एडिटोरियल में एक्चुअली में इंडिया का किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, पूरा अब तक का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसे हुआ है, उसको पूरे को ट्रैक एंड ट्रेस किया गया है डिफरेंट ऑफ एंगल से, ठीक है। तो उसमें से कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशंस को बताने वाला एक एडिटोरियल है ये, है ना, जिसमें हम ग्लोबली कंपेरेटिव तौर पे अपने आप को देख सकते हैं कि इंडिया किस तरह से ट्रांजिट कर रहा है इन फ्यूचर। तो ए सी चेंज हैज़ बिन विटनेस इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एज द ग्रोथ रेट ऑफ 2%। तो जो 1960s का दौर था उस टाइम पे ग्रोथ रेट 2% हुआ करती थी, ठीक है, जो कि करंट में अभी क्या हो गई है 1% हो गई है। हालांकि अच्छी तरफ हम जा रहे हैं, ठीक तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी टाइम लगेगा हमें। जो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट है वो स्लिप हो गई है 2 से नीचे। तो आपको मैं बता देता हूँ, तो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है TFR होती है, एक रिप्लेसमेंट रेट बोल सकते हो आप, जो भी RR। तो
टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि जो एक दंपत्ति है, एक जो जोड़ा है, एक पति जो पत्नी है, कितने बच्चों को जन्म देंगे, है ना। और ये तो आपका होती है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। और वहीं पे यदि मैं बात करूँ रिप्लेसमेंट रेट की, तो रिप्लेसमेंट रेट का मतलब ये होता है कि कितनी रखी जाए, तो 2.1 होती है रिप्लेसमेंट रेट। मतलब कि एक दंपत्ति 2.1 बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। ओवरऑल देखते हैं तो 2.1 ले सकते हैं हम, एक के साथ नहीं देखना इसको ना। तो एवरेज है एक तरह से, तो कांस्टेंट रहेगी पॉपुलेशन, है ना। अभी हमारी टीएफआर है वो 2 से नीचे जा चुकी है, मतलब 1.9 जा चुकी है। मतलब हमारे यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेट को हम अचीव कर चुके हैं, उससे बिलो जा चुके हैं। तो इन लॉन्ग टर्म मतलब 2100 की यदि मैं बात करूँ तो हमारी पॉपुलेशन कम होगी, श्रिंक होगी, लेकिन अभी एकदम से नहीं होगी, क्योंकि एक होता है मास इफेक्ट होता है एक, उसको हम देख लेंगे आगे अभी। तो उसकी वजह से मोमेंटम इफेक्ट होता है, तो मोमेंटम की वजह से वो पॉपुलेशन अभी बनी रहेगी। और अभी जो आए आंकड़े 150 करोड़ 166 करोड़ बताए जा रहे हैं, वहाँ तक पॉपुलेशन पहुँचेगी, ठीक है। तो ये टीएफआर को मैंने बता दिया, टोटल फर्टिलिटी रेट जो होती है कि एक दंपत्ति कितने बच्चे पैदा कर रहा है, ठीक है, वो होती है टीएफआर। और आरआर होती है कि कितने बच्चे पैदा किए जाए कि पॉपुलेशन है जो कांस्टेंट हो जाए, वो रिप्लेसमेंट रेट होती है। लेकिन फिर भी मोमेंटम इफेक्ट की वजह से, मोमेंटम की वजह से वो जो पॉपुलेशन एकदम से कम नहीं होती है, इन फ्यूचर में जाके कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट है जो 2 से नीचे आ चुकी है, जो कि रिप्लेसमेंट की लेवल के नीचे है, क्योंकि रिप्लेसमेंट रेट आपकी 2.1 है। बहुत से स्टेट्स हैं लाइक बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, इनमें अभी भी आपकी जो रेट है वो 2 से ऊपर बनी हुई है। बहुत सारे रीजन हैं इसके पीछे कि भाई लो मतलब कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल का पार्टिसिपेशन भी लेबर फोर्स में कम होना, इलिटरेसी होना, एजुकेशन करना होना, और ये बहुत सारे रीजन्स हैं, बैकवर्डनेस वगैरह, जिसकी वजह से अभी भी ये 2.2% से ज़्यादा ये रेट अब तक भी बनी हुई है, ठीक है। अब WPP की रिपोर्ट के अनुसार यदि देखा जाए तो लार्जेस्ट वर्क फोर्स होगी ग्लोबली इंडिया के अंदर नेक्स्ट 25 ईयर्स में। तो अभी चाइना की यदि हम बात करते हैं तो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अराउंड 1980 में ही लगा दी थी। तो उसके बाद चाइना के अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सका। अभी चाइना की पॉपुलेशन लगभग 145 करोड़ के आसपास है, या 140 ही मान लो आप, ठीक है, क्योंकि इंडिया 2023 के अंदर सरपास कर जाएगा चाइना को। तो चाइना में भी वर्कफोर्स जो है उसकी काफ़ी कमी आ गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ओल्ड हो चुके हैं और यंग लोगों की कमी है। तो चाइना क्राइसिस फेस कर रहा है, डेमोग्राफिक क्राइसिस। तो इसमें अब चाइना ने अपनी पॉलिसी बदल दिया और 3 चाइल्ड पॉलिसी के लिए चाइना जा रहा है, ठीक है। तो ये भी चाइना का स्टेटस है। वहीं पर इंडिया जो है, इंडिया ने कभी भी स्ट्रिंजेंटली इस तरीके की पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं की है, सॉरी, ठीक है। तो हाँ, बट हमारे दो करके स्कीम चलाई गई थी जो कि वॉलंटरी बेसिस पे रही थी, ठीक है। उसमें कैंपेन्स वगैरह चलाए गए थे। अब तक कोई ऐसे स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं ली गए, तो काफ़ी बार पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए स्कीम्स लाई जाए नहीं लाई जाए, इसके ऊपर भी बात चलती रहती है ना। तो वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है, हम आगे देखते हैं कि क्या है। अब इंडिया के सामने ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, हमें ये देखने होंगे कि हमारे पास इन फ्यूचर यदि हम देखें तो हमारे सामने ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, कि इतनी सारी हमारे पास पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास काफ़ी बड़ा है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कंट्री को ग्रो कर सकते हैं। बट जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करें कि वो मैक्सिमम हमारी कंट्री के लिए काम करे। तो इंडिया की वर्कफोर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वुमेंस का जो वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन है बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। एवं मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर भी 34% के आसपास वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, 20% के आसपास ही रह जाता है ये, ठीक है। और रूरल एरिया में जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ के, ठीक है। तो ये भी काफ़ी स्टार्किंग मतलब काफ़ी अजीबोगरीब सी बातें हैं, ठीक है। हालांकि रियल इंडिया है जो अभी भी गाँवों में निवास करता है, क्योंकि 70% पॉपुलेशन अभी भी हमारी गाँवों में है और ओनली 30% पॉपुलेशन शहरों में है, जो कि 2030 तक 50-50% हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी हम शहरों की बात करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी केवल 30% पॉपुलेशन हमारे शहरों में है, 70% पॉपुलेशन गाँव में है। तो ये इंपॉर्टेंट है एक चीज़। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है इंडियन वर्कफोर्स के साथ, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसको रोकेगी हमें यूज में लेने से, जिनको कि हमको जो मतलब कि दूर करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से हमारी डेमोग्राफी को यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि इन फ्यूचर भी हम काफ़ी ज़्यादा, अभी भी हम यंग कंट्री हैं काफ़ी ज़्यादा, हमारी एवरेज एज जो है 26 से 27 ही है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उसके अलावा और भी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उससे पहले देखते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप टू द मार्क एंड वर्क फॉर बैडली लैक्स स्किल्स रिक्वायर फॉर द मॉडर्नाइजेशन जॉब मार्केट। तो जो मॉडर्नाइज जॉब मार्केट है उसके अंदर हम फिट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड डाउन है और स्किल्स भी कम है। और क्या होता है कि हमारे यहाँ पे साथ ही साथ में सेक्स रेशो की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। आप ये देख लो कि 941 1951 में सेक्स रेशो हुआ करता था, वो काफ़ी डाउन गया डाउन गया डाउन गया, अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है और हम 90-50 तक पहुँच पाए हैं, लेकिन ये अभी भी काफ़ी पैथेटिक है कि ऐसा हो रहा है कि 50 फीमेल्स कम है मेल की तुलना में,
ठीक है। तो ये काफ़ी गलत है अभी भी, क्योंकि मुझे लगता है एज फार एज जितना मैंने पढ़ा है, नेचुरल सिलेक्शन बोलता है कि फ़ीमेल ऐसे भी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब फीमेल्स ज़्यादा होनी चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन भी ये बोलता है। तो मतलब इसका मतलब आप समझ सकते हो कि नेचुरल सिलेक्शन भी फीमेल को लेके जाता है आगे, फिर भी फीमेल 950 ही है ना। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत गलत है ये सेक्स रेशियो जो है, और ये बिल्कुल भी अम, सही नहीं है। तो 75 साल के अंदर, हाँ, अब मतलब कि हमारे सामने और ऑब्स्टेकल्स की जब हम बात कर रहे हैं हमारी डेमोग्राफी के सामने, तो कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं उसके ऊपर तो हमने कंट्रोल कर लिया है, काफ़ी फाइट की है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो कि कई ट्रांजिशन हो रहा है, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं। डायबिटिक लोग हैं 8 करोड़ इंडिया के अंदर, और हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा वनरेबल है हार्ट डिजीज़ के अंदर। एयर पॉल्यूशन से होने वाली डेथ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी एक शिफ्ट हो रहा है, इसको भी हमें रोकना होगा। तो ये यदि प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर ले, मतलब एक तरह से एजुकेशन को इंश्योर करें, स्किल्स को इंश्योर करें, वर्क फॉर्स पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें, सेक्स रेशियो को प्रॉपर हम इंप्रूव कर पाएँ, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रही हैं उनको हम लाइफ स्टाइल को सही करते हुए अच्छे से कर पाएँ, तो नो डाउट हम काफ़ी हद तक इंडिया को मतलब कि आगे ले जा सकते हैं। और इस डेमोग्राफी जो हमारे सामने है, और हम जो सबसे यंग कंट्री रहने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा डेमोग्राफी हमारी यंग है अभी भी, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस जो हमारा डेमोग्राफी है उसको हम इंडिया की ग्रोथ के अंदर काम में ले सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड बताने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें बताना चाहूँगा। लाइक हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी 1947 जब हमको आज़ादी मिली थी, तो केवल 32 साल हुआ करती थी लगभग, मतलब एवरेज एज जो थी वो 32 साल थी। अभी 70 साल हो चुकी है। तो मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस आप देख सकते हो कितनी हुई है, यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। और काफ़ी नो डाउट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का, वो भी काफ़ी सुधरा है एज़ कम्पेयर टू यदि हम 1947 की बात करें तो, ठीक है। एजुकेशन वगैरह में, साक्षरता वगैरह में, सब चीज़ों में अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी वो कंपेरेटिवली उतना सुधार नहीं है जो कि एक मतलब कि होना चाहिए। तो इस वजह से भी, और आपको टीएफआर के बारे में हम और आरआर के बारे में हमने बात कर ही ली है ना। तो अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है वही बताया जाएगा इसमें। द फोकस ऑफ एक्शन शुड बी ऑन एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और ओल्डर जो अडल्ट है उनको भी डिग्निफाइड लाइफ को इंश्योर किया जाए, हेल्थी पॉपुलेशन को इंश्योर किया जाए। यहाँ पे मैं एक पॉइंटर बोलना चाहूँगा, 2050 और 55 तक हम काफ़ी एक मतलब हमारी जितनी यंग पॉपुलेशन है सब ओल्ड पॉपुलेशन में बदलेगी, तो हम तेज़ी से ओल्ड पॉपुलेशन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड पॉपुलेशन को भी हम हमारी ग्रोथ के अंदर काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, यदि हम उनको हेल्थ मतलब एक हेल्थी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, मेंटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो जो उनके एक्सपीरियंस है जो उनको चैनलाइज करते हुए हम अपनी कंट्री की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा उनसे भी कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। तो इस तरफ भी मतलब हमें सोचना होगा, हमारी गवर्नमेंट को सोचना होगा, ये भी एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। उसके अलावा सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह को काफ़ी अच्छे से लेके चलना है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करनी है, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट की बात करनी है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम काफ़ी हद तक इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री के फॉर्मेशन में वाइटल रोल प्ले करे। तो इस तरह से आज का एडिटोरियल एनालिसिस और न्यूज एनालिसिस ख़त्म होता है। इसी तरीके से हम आगे भी मिलते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इस तरीके के एडिटोरियल्स आगे भी आते रहेंगे। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।